कि एक स्लैंग बहुत निकला हुआ है, गोदी मीडिया। सरकार के फेवर की खबरें चलाना या सरकार का गुणगान करना। कहा जाता है कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं, इसलिए इनको गोदी मीडिया कह दिया गया। कल का जो यूथ है 75 से 80% वो अपना 24 आवर्स में 17 आवर्स मोबाइल फोन पर स्पेंड। हेलो एंड वेलकम, और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और स्वागत है आपका केजी टॉक्स में। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है मिस्टर अरुणेश द्विवेदी, जो कि एक एंकर, एकेडमिक्स, रेडियो और प्लस ऑथर भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच निशा, बहुत अच्छा लग रहा मुझे आपके इस पॉडकास्ट में आकर। सर, आपको हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में आकर हमसे मिलकर कैसा लगा? अब ये तो वही बात हो गई ना कि अपना मनपसंद काम करने के लिए जब मौका मिलता है ना तो हमेशा ही अच्छा लगता है। और फिर आपका पॉडकास्ट शो तो इतना पॉपुलर है, इतना अच्छा है, तरह तरह के इसमें आपके गेस्ट आते हैं, आप उनसे बहुत अच्छे सवाल जवाब करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी लाइव हम अपना प्रोग्राम देख रहे हों। और मुझे आके आपके इस स्टूडियो में, आपके पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दिल से मैं बता रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमें भी आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी। सर, आप जब इस इंडस्ट्री में आए थे, आपने इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो आपने क्या सोचकर इस इंडस्ट्री में कदम रखा? देखिए वही होता है ना जो आजकल होता है कि भाई कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे पर अपने सपने को थोपना चाहते हैं। यानी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, यूपीएससी की तैयारी करे, आईएएस बने। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मीडिया में जाए या फिर यूँ कह लें कि पत्रकार बने। क्यों? क्योंकि इस लाइन में उनके वो एक नेगेटिविटी नज़र आती है, या फ़िल्मों में आजकल तो ख़ैर बदलाव आ गया है, लेकिन आपका चूँकि सवाल ये है कि जब मैं आया था तब कैसा माहौल था। तो मैं तो लगभग 15 साल पहले मीडिया इंडस्ट्री में आया था। तो तब भी जो मेरे पेरेंट्स की थी सोच वो यही थी कि मैंने बीएससी किया है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ये चाहते थे कि आगे एमएससी करो, प्रोफ़ेसर बनो या फिर उसी फ़ील्ड में आके जाके इंजीनियरिंग वगैरह करो। लेकिन चूँकि मेरा पैशन जर्नलिज़्म में था, क्योंकि कॉलेज टाइम में ही मेरे बहुत से आर्टिकल्स वगैरह अलग-अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें पब्लिश होते थे, मैगज़ीन में पब्लिश होते थे। मुझे लिखना अच्छा लगता था, जो करंट इश्यूज़ होते थे उस पे बात करना अच्छा लगता था। ये बात जब मैंने अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा कि अगर आपका ये पैशन है तो प्रोफ़ेशन उसी फ़ील्ड में बनाओ जिस फ़ील्ड में आपका पैशन हो। दुनिया क्या कहती है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, इस पे नहीं, उनसे सलाह-मशवरा करो, आपसे बड़े हैं, लेकिन अपने पैशन को मत छोड़ो। तो फिर मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो फिर मैं दिल्ली आया, यहाँ पे जामिया में मैंने अप्लाई किया, पढ़ाई की। 1 साल पढ़ाई के बाद जो है तो पीजी डिप्लोमा है मेरा टीवी जर्नलिज़्म में, स्पेशलाइज़ेशन मेरा टीवी पत्रकारिता में है। और इसके बाद मुझे प्लेसमेंट मिला ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद में, रामोजी फ़िल्म सिटी में था। और आजकल ईटीवी जो है अंबानी जी की कंपनी न्यूज़ 18 है, तो न्यूज़ 18 इंडिया हो गई है। तो इस तरह से काम किया, फिर ज़ी न्यूज़ में आया, आईबीएन 7 में रहा, सीएनईबी एक चैनल है, न्यूज़ 24 है, ऑल इंडिया रेडियो है। तो इस तरीके से कई अलग-अलग मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन में हमें काम करने का मौका मिला और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि मीडिया में आपको ब्रेक कैसे मिलता है? जब तक आपका कोई अप्रोच ना हो, जब तक आपका कोई रिकमेंडेशन ना हो, कोई सिफ़ारिश ना हो, तब तक कहीं कोई आपको ब्रेक नहीं मिलता। तो मैंने इस जो तथ्य को गलत साबित किया, क्योंकि मेरी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई मीडिया में दूर-दूर तक नहीं है। तो मुझे जो मौका मिला वो सिर्फ़ अपनी मेहनत से और थोड़ा बहुत कह लेंगे किस्मत से मिला। किसी तरह के अप्रोच से, जुगाड़ से नहीं मिलती है जॉब, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। आप संघर्ष करेंगे, थोड़ा परेशान होंगे, समय लग सकता है, लेकिन आखिरकार अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप सतत प्रयास यानी कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहेंगे, तो देर सवेर आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और अब आपकी जो इसकी जर्नी रही है एज़ एन एंकर की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसी रही है? एंकर की जर्नी भी देखिए बहुत इत्तेफ़ाक से हुई है। हालाँकि ड्रीम वही था। आजकल भी यही होता है ना कि अगर कोई मीडिया की पढ़ाई कर रहा है तो किसी भी लड़के या लड़की से पूछो जो पढ़ाई कर रहा है उसका ड्रीम यही होता है। वो मेरे टाइम में भी था और शायद आज भी है कि मुझे एंकर बनना है या रिपोर्टर बनना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप स्क्रीन पर आते हैं, आप टीवी पर आते हैं, तो ये लगता है कि हाँ भाई दुनिया वाले आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे, आपको ग्लैमर मिलेगा। तो लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एंकर और रिपोर्टर के अलावा भी मीडिया की दुनिया में बहुत सी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। पर्दे के पीछे भी बहुत अच्छा काम होता है। प्रोड्यूसर होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं। तो इन सब में बहुत स्कोप है। मेरी एंकरिंग की जर्नी की बात करें तो जो मेरा पहला चैनल था ईटीवी न्यूज़, वहीं से शुरुआत हो गई थी। और वो ऐसे हो गई थी कि ईटीवी की जो फंक्शनिंग थी मेरे टाइम में, वो बहुत अच्छी थी।
एक तो वो लोग एज ए ट्रेनिंग हायर करते थे, हायर करने के बाद वो 1 महीने तक हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे। उसमें वीकली उस ट्रेनिंग का शेड्यूल बनता था। तो 1 हफ्ते आउटपुट की टीम आके आपको बता रही है कि कैसे बुलेटिन बनाना है, कैसे खबर लिखना है। 1 हफ्ते फिर वीडियो एडिटिंग की टीम आती है, फिर 1 हफ्ते वॉइस ओवर की ट्रेनिंग आती है, फिर एंकरिंग का आता है। तो इस दौरान जो है वॉइस ओवर से ट्रेनिंग जब मेरी वहाँ पे हुई, तब मेरा इंटरेस्ट जागा। और वॉइस ओवर में क्या है कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। आप जिस इलाके के होते हैं ना, तो वहाँ का रीजनल टच आता है। भाषा का जो एमटीआई होती है ना, वो आजकल बहुत ज्यादा आता है। वो पहले भी था। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ, अब आपका पूरा अच्छा शो है तो बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैं कॉलेज को कॉलेज बोलता था। कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं। तो ये सलमान और शाहरुख में बहुत मिस्टेक होती थी। तो हमारे इधर के लोग जो है ना, वो सा और शा, ये भी जो अंतर मिस्टेक होती है। तो इस तरह की जो गलतियां थी या नुक्ता वाले शब्द होते हैं, तो वो सब मेरे सही हुए जब मेरे ईटीवी न्यूज में वॉइस ओवर की ट्रेनिंग। इसके बाद लुक का जो स्क्रीन टेस्ट होता है वो सब हुआ। फिर मुझे वहाँ पे नाइट के बुलेटिन मिले कुछ करने को। लेकिन उसी दौरान फिर मेरा सिलेक्शन, चूंकि मेरा मन हैदराबाद में लग नहीं रहा था, मुझे वापस दिल्ली आना था, यानी नोएडा आना था। तो जी न्यूज़ की टीम वहाँ गई थी, ऐसा मुझे सुनने को मिला था अपने सीनियर्स के द्वारा कि जी की एक नई टीम आ रही है जो कि यूपी चैनल जी का होगा, और जी अपने आप में बड़ा ब्रांड था। तो उसमें टेस्ट मैंने दिया, इंटरव्यू हुआ। फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए मेरे पास नोएडा से कॉल आ गई, फिल्म सिटी में जो जी न्यूज़ का ऑफिस है। फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मेरा उसमें हो गया सिलेक्शन। तो फिर मैं ज़्यादा ईटीवी पर एंकरिंग नहीं कर पाया, और जी न्यूज़ में आया तो उन्होंने एज ए एंकर मुझे नहीं हायर किया। उन्होंने कहा कि आप प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के तौर पे हमारे यहाँ पे जॉब कीजिए, फ्यूचर में देखेंगे। तो बाद में फिर लगभग 6 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, और मैंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। मैंने उनको बताया कि देखिए मैंने ईटीवी पे काम किया है, वॉइस ओवर किया है, वीओ मेरा यहाँ भी जाने लग गया जी में। इसके बाद मुझे नाइट शिफ्ट में यहाँ पे मौका मिला कि आप ठीक है एक आध बुलेटिन दे दिया। फिर मुझे मॉर्निंग के बुलेटिन मिले। तो जी में भी मैंने कम ही एंकरिंग की है। सबसे ज़्यादा एंकरिंग मैंने सीएनईबी न्यूज़ चैनल के लिए की है। उसके बाद जनता टीवी हो गया, साधना न्यूज़ हो गया, और वहाँ पे जनता मांगे जवाब एक मैं प्रोग्राम होस्ट करता था। उसमें मैं सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर जोगिंदर सिंह हैं, उस समय अपना नोएडा में एक केस हुआ था, आरुषि हत्याकांड वाला केस, उससे रिलेटेड मैंने उनका इंटरव्यू एक्सक्लूसिव किया था जनता मांगे जवाब प्रोग्राम के लिए। और इसके अलावा जी न्यूज़ के लिए मैं एक यूथ बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम चलाता था। उसके लिए मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इंटरव्यू। जी ने मुझे मौका दिया अपने आप को एक्सप्लोर करने का। हालांकि मैंने शुरुआत वहाँ टीकर डेस्क पे की थी, क्योंकि मेरी हिंदी की टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी थी, न्यूज़ सेंस अच्छा था, लिखते अच्छे थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप टीकर डेस्क संभालो। तो पूरा ब्रेकिंग न्यूज़, स्क्रॉल, जितना टॉप 10 कमिंग अप होता है, ये सब मैंने वहाँ पे किया। इसके बाद फिर मुझे मौका मिला वॉइस ओवर करने का, फिर थोड़ा बहुत एंकरिंग करने का, और एक प्रोग्राम का प्रपोजल दिया तो वो उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई चलिए आप एजुकेशन बेस्ड एक प्रोग्राम कीजिए। उसमें हर हफ्ते एक एजुकेशन की, करियर की पर्टिकुलर फील्ड होती थी। जैसे मैंने कहा मास कॉम में करियर, इस वीक का प्रोग्राम हमारा मास कम्युनिकेशन पे जा रहा है, तो मैं उसकी एंकरिंग हो, रिपोर्टिंग हो, फील्ड में जाना हो, डेस्क में स्क्रिप्ट लिखना, वो सारा ए टू जेड प्रोग्राम मैं ही करता था। और उसके वीडियोस आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जामिया से मैंने पढ़ाई की, तो जामिया में मैं गया था इंटरव्यू लेने और वहाँ का पूरा शूट करने एज ए रिपोर्टर। तो वहाँ पे जो मेरे प्रोफेसर थे वो बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया कि वाह, जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहीं पे आप हम आके ये शूट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद फिर प्रॉपर उस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। तो एंकरिंग का भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा कि सिर्फ एंकर या रिपोर्टर के बलबूते ही मत आइए, अपने आप को एक जर्नलिस्ट की तरह ट्रेनिंग दीजिए, पढ़िए खूब, लिखिए खूब, और मौका धीरे धीरे मिलता है, एक्सप्लोर कीजिए, और बाद में आपको एंकरिंग भी का चांस मिल जाए। अब अगर बात करें सर मीडिया इंडस्ट्री की, तो क्या मीडिया इंडस्ट्री सच में ग्लैमर की इंडस्ट्री है? देखो, असली ग्लैमर तो फिल्मों में है। आजकल ओटीटी आ गया है, तो आप कह सकती हैं कि वेब सीरीज वगैरह में है, या उससे भी ज्यादा आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जो है लाखों में व्यूज हैं। और तो ग्लैमर तो देखिए आपके ऊपर है कि आपको अपने करियर को लेके क्या चाहत। अगर आपकी चाहत ग्लैमर की है, तो ग्लैमर भी किस टाइप का? एक्टिंग में ग्लैमर करना है तो जाहिर सी बात है आप थिएटर कीजिए, फिर आप मुंबई जाइए, वहाँ पे टीवी पे काम देखिए। टीवी की दुनिया में भी बहुत ग्लैमर है, आप घर घर तक पहुँच जाते हैं। आजकल ओटीटी आ गया है, तो आप वेब सीरीज में अगर आपको मौका मिलता है कैमरे के सामने, तो जब भी आप कैमरे के सामने आते हैं ना, तब ही आपका ग्लैमर आता है।
मीडिया का आपका सवाल है तो मीडिया में भी ग्लैमर है, लेकिन वो ग्लैमर सिर्फ एंकर और रिपोर्टर के लिए। अब आपने देखा होगा कि मीडिया में मैं जब काम करता था तो मेरे ही अपने एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा यार तुम जी न्यूज़ में काम करते हो, मैंने तुम्हें तो आज तक देखा नहीं वहाँ पे, हम कैसे माने कि तुम वहाँ पे काम करते हो, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं डेस्क में काम करता हूँ, मैं वहाँ पर जो है अभी एंकर नहीं हूँ, लेकिन कभी ना कभी एंकर बनूंगा, टीवी में भी आऊंगा। तो जो पब्लिक है ना, उनको भी यही लगता है कि जो लोग टीवी पे आते हैं बस वही जर्नलिस्ट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डेस्क में काम करने वाले भी जर्नलिस्ट हैं। प्रिंट मीडिया में जितने लोग काम करते हैं, न्यूज़पेपर में, वही रियल जर्नलिस्ट होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि शुरुआत मीडिया की जो हमारे देश में हो या विदेश में हो, वो प्रिंट से ही हुई है, अखबारों से ही हुई है। तो वो लोग दिन भर फील्ड में रहते हैं, फिर अपनी स्टोरी फाइल करते हैं, उनकी बाईलाइन जाती है, तो बाईलाइन से उनको ग्लैमर मिलता है। यानी न्यूज़पेपर में जब किसी रिपोर्टर की वो बाईलाइन पब्लिश होती है, तो वो अपने उस कटिंग को कई जगह भेजता है, दिखाता है कि देखो मेरा है। इस बहाने लोग उसको जानते हैं। तो मीडिया में भी ग्लैमर है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपको क्या लगता है कि आज की जो पत्रकारिता है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? आज की पत्रकारिता आज हो ही कहाँ रही है। आज मेरा तो मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि ये पतनकारिता हो रही, पत्रकारिता और पतनकारिता। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसा है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मीडिया का काम है लोगों की आवाज उठाना, पब्लिक इंटरेस्ट के पर फोकस करना, ऐसी रिपोर्टिंग करना, ऐसी एंकरिंग करना जिसमें आम लोग सबसे ज्यादा जुड़े हो। लेकिन आजकल आप मीडिया में देखती होंगी, खासतौर पे टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में भी है, आजकल तो यूट्यूब में भी बहुत से न्यूज चैनल हैं जो कि जनता की आवाज नहीं उठाते, वो पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की आवाज उठाते हैं। तो वो जो पत्रकार है ना, फिर मेरी नजर में वो प्रवक्ता बन गए। हाल ही में एक बहुत ही मतलब बड़े बड़े चैनलों में रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग पे हमेशा सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि वो नाच गा के और उछल कूद करके, दौड़ धूप करके वो अपना रिपोर्टिंग करते थे। नाम लेना मैं सही नहीं समझूंगा, लेकिन उनको बीजेपी ने अपना आधिकारिक प्रवक्ता बना दिया है। तो इसके बाद लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि यार चलो भाई, पहले ये अघोषित प्रवक्ता थे, अब ये घोषित प्रवक्ता बन गए। तो आप प्रवक्ता बन जाइए, कोई पार्टी ज्वाइन कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें भी अपना अच्छा करियर है, लेकिन जब तक आप पत्रकारिता में रहें, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाइए, जनता की आवाज उठाइए, ना कि किसी एक दल, किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति के फेवर में आप बोलिए। बाकी दूसरी तरह का मीडिया भी है जिसको हर चीज में कमी ही नजर आती है। देखिए, जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसका समझ आम लोगों की समझ से बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टैंडिंग जो उसकी होती है अलग अलग इश्यूज पर, वो बहुत अच्छी होती है। तो कहने का मतलब ये कि उसको मालूम है कि ये सरकार की ये पॉलिसी बहुत अच्छी, ठीक है, उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी है जी। तो उसको ये भी मालूम है कि इस सरकार में जो पॉलिसी बनती है या जो पेंशन योजना है, जैसे पहले क्या होता था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं था, डीबीटी नहीं था, तो कई अधिकारियों के थ्रू जाता था। तभी तो कांग्रेस के ही बड़े नेता राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं दिल्ली से, तो वो जो है 15 पैसे ही जो लाभार्थी है उस तक पहुंचता है। पहुंच पाता है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता। 1 रुपए अगर सरकार दे रही है किसी पेंशन उसको, या किसी विधवा पेंशन को, या कोई भी जो सरकारी योजना हो गई, तो डायरेक्ट उस लाभार्थी के अकाउंट में पैसा पूरा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि पत्रकार को आलोचक नहीं, समालोचक होना चाहिए। समालोचक का मतलब समान रूप से आप गुण और द्वेष, यानी जिसको कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों ही चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, और ये आपकी रिपोर्टिंग में, ये आपकी राइटिंग में, या आपके एंकरिंग में दिखनी चाहिए। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, सरकार की पॉलिसी में कहीं करप्शन हुआ है, तो आप उस पर आवाज उठाइए, अपनी रिपोर्टिंग में आवाज उठाइए। लेकिन सरकार कुछ अगर अच्छा कर रही है तो उसकी आप तारीफ भी कीजिए, क्योंकि जनता को आपको जागरूक करना है। आपको अपनी खबरों के माध्यम से जनता तक सच्ची बात को पहुंचाना है। आपका काम सिर्फ एक मैसेंजर का है। अब उसमें जज मत बनिए, है ना, कि ये सही है, ये गलत है, वो तो हमारी जनता खुद डिसाइड कर लेगी। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल की जो पत्रकारिता है, उसको अपनी पवित्रता को बचाए रखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है आजकल की जो मीडिया है, वो, क्योंकि एक स्लैंग बहुत निकला हुआ है, गोदी मीडिया, बिल्कुल, मैंने भी सुना। तो आजकल की मीडिया सत्ता के लिए काम करती है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूं, तो अभी जो मैं पिछले साल सवाल के जवाब में आपसे कह रहा था, वो यही है कि गोदी मीडिया कहाँ से आया। गोदी का मतलब होता है कि लैप जिसको बोलते हैं। तो आप किसी की गोदी में जाके बैठ जाए,
तो आपको अपनी गोदी में कौन बैठा लेगा? जिससे आप कंफर्ट जोन में होगे, जी। ठीक है, और जिससे आपको कुछ फायदा होगा। जो आपको हार्म करेगा उसकी गोदी में क्या, उसके लिए तो आप मुझे लगता है हैंडशेक भी नहीं करेंगे, गले भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको आपको पता है इससे मेरा जो है नुकसान कर देगा। हाँ, नफे की साइड ज्यादा जाता हाँ, है। तो जहाँ फायदा होता है, जहाँ अपना स्वार्थ की सिद्धि होती है, तो होता है कि चलो हाँ, इससे हम गले मिल लेंगे, इससे हम हैंडशेक कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम इसकी गोदी में भी बैठ लेंगे। तो ये गोदी मीडिया अपने आप में कोई टर्म है ही नहीं। ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इसको प्रचारित कर दिया, और ये इस वजह से प्रचारित कर दिया क्योंकि आजकल की जो मीडिया है वो जो पिछले 2014 से जो बीजेपी की सरकार है, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये सरकार के जो विचार हैं वही ये मीडिया वाले करते हैं। पर्टिकुलर कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन वो मीडिया वाले दरअसल सरकार का प्रचार कर रहे हैं, वे समाचार नहीं दे रहे हैं। तो जब आप हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं न्यूज की बिजनेस में हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपका काम है समाचार देना, आपका काम है खबर देना। खबर से खेलना नहीं चाहिए आपको, किसी की गोदी में नहीं बैठना चाहिए आपको। तो ऐसे कुछ लोग हैं, और ये काफी हद तक बात सही भी है कि सरकार के फेवर की खबरें चलाना, या सरकार का गुणगान करना, या सरकार का प्रचार करना, ये सब एक पत्रकार को या किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को शोभा नहीं देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, या ये बड़े पत्रकार हैं जो सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं, इसलिए इनको गोदी मीडिया कह दिया गया। लेकिन मेरा यहाँ पे एक दूसरा नजरिया भी है निशा, और वो नजरिया ये है विरोधी मीडिया जी। ऐसे भी कई लोग हैं, खासतौर पर यूट्यूब के न्यूज चैनल में, जो सरकार से जुड़े लोगों का, सरकार से जुड़ी पॉलिसीज का उनको कमियां ही नजर आती हैं। हाँ। उनको विरोध ही करना है, उनका मतलब उनकी जो टीआरपी आती है, चीज है ना, उनको उसमें भी बुराइयां ही दिखती हैं। तो मैं उसको फिर विरोधी मीडिया कह देता हूँ। गोदी मीडिया का काउंटर हुआ विरोधी मीडिया। जबकि मेरा मानना क्या है कि मीडिया को मीडिया ही रहने दो, कोई और नाम ना दो, ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया। आप मीडिया बन के रहें, असली सच्ची खबरें दिखाएं, ठीक है, और जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाएं। आप सरकार की समालोचना करें, उनकी अच्छाई भी बताएं, उनकी बुराई भी बताएं। ऐसा ना हो क्योंकि आपको पता है कि भाई मोदी जी हैं, मोदी जी का हम हैशटैग डाल देंगे, हम उनका विरोध करेंगे तो हमारे बहुत से जो है व्यूज आ जाएंगे सोशल मीडिया में, हमारा जो यूट्यूब में वीडियो पॉपुलर हो जाएगा तो हमारी अर्निंग बहुत हो जाएगी। तो क्या है ना कि एक कहावत है, बदनाम भी जो है नाम होता है। तो अब कमियां से कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं कि सरकार की खूब आलोचना करो, योगी जी की आलोचना करो, मोदी जी की करो, इनकी करो, इसी बहाने, क्योंकि एक दर्शक वर्ग है ऐसा जो सरकार को पसंद नहीं करता है। अब सरकार को पसंद नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो अपने पसंद की खबरें देखना चाहेगा। तो वो ऐसे चैनल पे खबर क्यों देखेगा जहां सरकार की तारीफ की जा रही है, जहां पे सरकार की बुराई की जा रही होगी, क्योंकि उससे उसका माइंडसेट मैच कर रहा है, तो वो वहां पे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे विरोधी मीडिया हो, ये पत्रकारिता के लिए सही नहीं है, जनहित के लिए सही नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है मीडिया को मीडिया ही रहने दो, कोई और नाम ना दो, और मीडिया को अपनी इमेज खुद ही सुधारनी होगी। अच्छा, आज से 15-10 साल पहले और आज की मीडिया में आपको फर्क दिखता है? हाँ, फर्क तो आया है, और बहुत ज्यादा फर्क आया है, और फर्क आया है इसकी वजह से मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। देखिए, हमारी जो सरकार है वो एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव चला रही है, और ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसका जो टैगलाइन है वो है पावर टू एम्पावर। यानी आपको अगर पावर मिली है तो आप दूसरों को एम्पावर कीजिए, दूसरों को और सशक्त कीजिए, उनको मजबूत बनाइए। तो आजकल का मीडिया जो है वो डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसकी वजह यह है कि आजकल लगभग सबके हाथ में स्मार्टफोन, डेटा भी सस्ता हो गया है। आपको पता होगा जब नया नया स्मार्टफोन आया था तो पूरे महीने में एक बार डेटा मिलता था कि आपको 1 GB का डेटा रिचार्ज कराया, पूरे महीने भर चलाना है। आजकल पर डे आपको 1 GB 2 GB डेटा मिल रहा है। तो लोग खूब सोशल मीडिया में जा रहे हैं, खूब इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, यूट्यूब पे न्यूज़ के चैनल आ रहे हैं, उसमें खूब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फायदे और नुकसान दोनों ही है। पहले बात फायदों की करते हैं, तो इसमें जो आम नागरिक है, जो जर्नलिस्ट नहीं है, मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है, वो भी अपनी बात कह सकता है। तो वो सिटीजन जर्नलिज्म को ये बढ़ावा दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं नागरिक पत्रकारिता।
यानी हर एक नागरिक के पास स्मार्टफोन है, उसको पता है कि मेरे साथ यहाँ ये गड़बड़ हुआ या यहाँ पे ये करप्शन हुआ, तो उसने जाके वीडियो बनाया, 4 लाइनें लिख दी और पोस्ट कर दिया, बाद में उसका असर हो गया। ट्विटर की बात करें जो अब एक्स हो गया है, वहाँ पे तो बहुत से लोग ट्रेन पे अगर कुछ प्रॉब्लम आई, ट्रेन लेट हो रही है या कहीं कंप्लेन हो गई है, उसका जो है ट्रेन में जो खाना मिलता है वो खराब है, फोटो क्लिक किया, 4 लाइनें ट्विटर में डाल दिया और जो रेलवे मिनिस्टर है उनको ट्वीट कर दिया, उसका असर होता है। तो ये इसकी पावर, इससे क्या है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ने सिटीजन्स को एम्पावर किया है, जो कि हमारा डिजिटल इंडिया का मेन थीम है कि पावर टू एम्पावर। ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट हो गए। तो नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका मिसयूज बहुत होता है, कई लोग फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। येलो जर्नलिज्म भी बहुत फैला हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया। किसी ने मतलब कोई खबर डाल दी, उसको 4 लोगों ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। एक्चुअली देखो 3 टर्म होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक मिस इन्फॉर्मेशन और एक डिस इन्फॉर्मेशन। तो अगर केवल इन्फॉर्मेशन हो और वो सही इन्फॉर्मेशन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को जब आप कैरी फॉरवर्ड करने लग जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू आगे और करते हैं, और इसकी रीच और एक्सेस बहुत है, यूथ में बहुत पॉपुलर है। एक स्लैंग पॉपुलर है इसके लिए, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बहुत ज्यादा निकला हुआ है। बिल्कुल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बोला जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे दूसरा आजकल डीप फेक की प्रॉब्लम है। अब डीप फेक में क्या है, ये सोशल मीडिया का या टेक्नोलॉजी का AI का मिसयूज है। आप किसी लड़की का फेस लगा देते हो और बाकी उसको जो है डिफेम करने की कोशिश करते हो, तो ये मुझे लगता है कि ये सब नकारात्मक इसका असर है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल वो यूजर है जो फोन का यूज कर रहा है, जो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। उसको खुद अलर्ट होना चाहिए कि मुझे इस जो से ये हमें मीडियम मिला है, इसका हमें पॉजिटिव यूज करना है, नेगेटिव यूज नहीं करना है। ये उसको ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रभाव तो डिजिटलाइजेशन का आया है। आज से 15 साल पहले जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, तब इतना ज्यादा नहीं था। रेडियो था, टीवी था और न्यूज़पेपर ही था। तो उस समय अब आप देख रहे होंगे कि हमें अगर कोई खबर देखनी है तो हमें टीवी में एक खबर आती थी, उसमें हम देख लेते थे, और उसके लिए घर में जाना जरूरी होता था क्योंकि टीवी घर पे ही है। आजकल क्या है कि डिजिटल टीवी आ गया है। आपका जो भी फेवरेट चैनल है, आप उसका ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके लाइव पे जाइए, वेबसाइट उसकी डाउनलोड में पढ़ लीजिए, तो आपको अपने मोबाइल पे ही देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है तकनीकी तौर पर काफी तरक्की आई है, लेकिन साथ ही में से हमें ये भी देखना होगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम किस पहलू पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम अगर फोकस निगेटिविटी पर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अच्छी बात नहीं है, और इस दिशा में सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। डिजिटल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। उसमें ये कहा गया है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को मत प्रमोट कीजिए जिसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हो यूथ पर, है ना। तो आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ गए हैं। तो अल्टीमेटली आपको जो है सोशल मीडिया का जो यूज है वो पॉजिटिव वे में ज्यादा करना चाहिए, निगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं करना। सर, आपको क्या लगता है आजकल के जो जेनजी यूथ है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी से भी? कोई भी छोटा मोटा यूट्यूबर कुछ कह दे, कोई इन्फ्लुएंसर कुछ कह दे किसी भी सरकार के बारे में या किसी और भी चीज के बारे में, तो बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाता है, ठीक है ना, उसके लिए अगेंस्ट बोलने लगता है। आपको कितना लगता है कि उन्हें कितना ध्यान रखना चाहिए किसी भी चीज का? देखो, ध्यान तो बहुत रखना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यूजर पर डिपेंड करता है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो आपको स्मार्टली यूज करना आता है कि नहीं आता, इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, और वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, या यूं कह लें कि कई बार उनके अपने कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, व्यूज के लिए कुछ भी ना। तो वो कुछ भी मतलब या तो फेवर में बोलेंगे या तो अगेंस्ट में बोलेंगे, या तो हिंदू हिंदू करेंगे या तो मुस्लिम मुस्लिम करेंगे। और आजकल ये भी आ गया है कि बहुत ज्यादा जो है न्यूडिटी आ गई है, या यूं कह लें कि इस तरीके के एक्सपोजर करने लग गए हैं वो लोग। उनको भी लोग देख रहे हैं ना, यूथ देख रहा है ना। एक यूथ उसमें उस तरह के वीडियोस बना रहा है और उसको सैकड़ों यूथ देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको वो पसंद आ रहा है कंटेंट, तभी देख रहे हैं। लेकिन यूजर कौन है और कंटेंट क्रिएटर कौन? कंटेंट क्रिएटर वो है जिसको चाहिए व्यूज, जिसको चाहिए अपनी कमाई, पॉपुलैरिटी। और अल्टीमेटली ये दोनों किससे लिंक हैं? मनी से। क्योंकि अगर आपके लाखों में करोड़ों में हिट्स हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, इसलिए आप ऐसा बना रहे हैं। तो यहाँ पर उस कंटेंट क्रिएटर का स्वार्थ है
लेकिन वो जो कुछ कंटेंट आपको दे रहा है, आप सेकंड एंड पे हो यूजर। यूजर वो है जो कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यार ये क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या ये आपके मतलब का है, क्या इससे आपको फायदा मिल रहा है। और एक रिसर्च हुई है इस बारे में, मैं तुम्हें बताऊं निशा, तो रिसर्च में ये कहा गया है कि ज्यादातर आजकल का जो यूथ है 75 से 80% वो अपना 24 आवर्स में 17 आवर्स मोबाइल फोन पर स्पेंड करो। तो इसमें मेरा यही कहना है कि जो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो किसी भी तरह का कंटेंट बनाए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो यूजर है, जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, वो होता है। भाई आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे खाने का मेन्यू है, बहुत सारा है, जो आपको पसंद होगा आप वही खाएंगे। उसी तरीके से जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनका जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस होने से पहले क्रॉस चेक तो कीजिए उस कंटेंट में कितना दम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कंटेंट की वजह से आपका माइंडसेट प्रभावित हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कंटेंट का गलत इम्पैक्ट पड़ रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल आपका यूज कर रहा है या आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ये तय कर लीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। आजकल इतना ज्यादा, खासतौर पे इंस्टा वगैरह में आप देखेंगे, सोशल मीडिया में बहुत से नए नए लड़के लड़कियां आ गए हैं, रील्स बनाते हैं, रील का बुखार चढ़ गया है। अरे वो रील्स कई बार तो अच्छी होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं, तो कई बार न्यूडिटी से भरी होती हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, ऐसा लगता है ये अपने आप को किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं मांग रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे डेंजर जोन में रील बनाते हैं कि उनकी जान तक चली जाती है। अब ट्रेन चल रही है सुपर फास्ट में, वंदे भारत जा रही है, आप वहाँ पे गेट में खड़े होकर रील बना रहे हैं, या किसी झरने वगैरह में गए, वहां पे इससे आपकी जान को नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब इतनी समझदारी तो आज के यूथ को दिखाना चाहिए कि मोबाइल का जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करो। और मोबाइल का बेसिक पर्पस क्या है? फोन करना, किसी से बात करना, और या किसी का फोन आया है तो उससे बात कर लेना। बेसिक पर्पस तो यही है। फिर मैसेज कर दो ज्यादा से ज्यादा, ये है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से लोग आपस में बात नहीं करते हैं, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के थ्रू चैट करते हैं। तो इससे क्या है ना कि एक रियल कम्युनिकेशन होता है, एक आपका जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है। लोग ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करने लग गए हैं, ऑफलाइन पे कम करने लग गए हैं। उनके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में हो सकता है कि सैकड़ों यार दोस्त हों, कोई काम का नहीं होगा, हो सकता है उसमें कई फेक भी हों। आजकल ये भी घटनाएं बहुत आ रही हैं कि आपसे कोई लड़की चैट कर रही है और आपका अचानक उसने उस तरह की चैट की और आपका वीडियो बना लिया, बाद में उसने आपसे पैसे की डिमांड कर। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यूजर, सोशल मीडिया यूजर जो है, यानी यूथ है, हम और आप हैं, हमें सतर्क होना होगा। मार्केट में तो बहुत सारा कंटेंट है, आप देखिए ना कि आपके मतलब का कंटेंट कौन सा है, आप सिर्फ उसको देखिए। और ज्यादा समय सोशल मीडिया, रील्स, मोबाइल पे मत दीजिए। रियल बनिए, रील मत बनिए, ये मेरा संदेश। अच्छा सर, एक बात मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे मीडिया में लड़कियां जो हैं कितनी सेफ हैं और उन्हें क्या क्या समझौते करने पड़ते हैं? देखो, सेफ और कंप्रोमाइज, ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विरोधाभासी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर लड़की सेफ है तो जाहिर सी बात है उसको कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। लड़की कंप्रोमाइज तभी करेगी जब उसके सामने कुछ प्रॉब्लम होगी, या उसकी अपनी कुछ ऐसी एम्बिशन होगी कि चलो मैं ऐसा कर लेती हूँ, शॉर्टकट के रास्ते में सफलता मिल रही है ना, एंकर तो बनी रही हूँ या रिपोर्टर बनी रही हूँ। तो आपका जो सवाल है वो सेफ्टी को लेकर है, कंप्रोमाइज को लेकर है। तो मेरा ये मानना है कि मीडिया में ये सब बहुत कम होता है, मतलब रेयर होता है, और होता भी है तो ये दोनों ही पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। यानी कोई लड़की, ऐसा कहा जाता है कि भगवान की तरफ से लड़कियों का जो सिक्स्थ सेंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उनको पता चल जाता है कि ये हमारा बॉस कैसा है, हमारा कलीग कैसा है, और कलीग को भी पता चल जाता है या उसके बॉस को भी पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की जो है मेरे झांसे में आएगी कि नहीं आएगी। वो उसी पर फोकस करते हैं। ये सबसे ज्यादा जो है, इसको एक टर्म दिया जाता है कास्टिंग काउच, कि हम आपको एज ए हीरोइन कास्ट कर रहे हैं और आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हीरो के साथ थोड़ा सा इंटीमेट होना पड़ेगा। यही हाल मीडिया में भी है, लेकिन मीडिया में फिल्मों या मॉडलिंग के मुकाबले बहुत कम है। मैं ये कहूँगा कि 80%, क्योंकि मेरा इंटरटेनमेंट में भी काफ़ी पकड़ है, इंटरेस्ट रहा है, मैंने प्रोग्राम्स बनाए एंटरटेनमेंट के, तो मैंने ये देखा है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये ज़्यादा है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ जो कुछ भी है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, किसी प्रोड्यूसर ने प्रॉमिस किया और बाद में उसने प्रॉमिस नहीं निभाया, धोखा हो गया, तो मी टू चल गया। मी टू मूवमेंट आपने देखा होगा। बाद में जिस समय आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, उस समय आप आवाज नहीं उठाते हैं,
कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ। तो वही आपका सवाल कि कंप्रोमाइज क्यों किया। मीडिया की अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 80% अगर फिल्मों में होता है, बॉलीवुड में होता है, तो मीडिया में 10 या 20% होता है, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे अपने पर्सनल कई एक्सपीरियंस रहे हैं, मैंने अपनी आंखों में देखा है, आंखों के सामने देखा है कई चैनलों में। लेकिन वो जो कंप्रोमाइज होता है वो दोनों ही लोगों की सहमति से होता है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैंने तो ऐसी लड़कियों को देखा है जिनको अगर लगा है कि सामने वाला ऐसा कुछ ऑफर दे रहा है, तो वो कहते हैं कि सर मुझे स्वीकार नहीं है, मैं रिजाइन कर रही हूँ। हाँ। यानी उसने अपने करियर को छोड़ दिया, लेकिन अपने कैरेक्टर पर दाग नहीं लगने दिया। तो मैंने ऐसी भी लड़कियों को देखा है जिनको लगता है अरे इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इसको कूल बोलते हैं आजकल की जनरेशन में, शॉर्ट टर्म में हो गया, अरे तो क्या हुआ, वो उसने भी तो ऐसा किया था। और दूसरी बात, ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी, अब भाई 2 एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, एक जो है कंसेंट नाम की चीज होती है, और उसमें उसका स्वार्थ है। भाई स्वार्थ दोनों का है कि मैं इसको एंकर बना दूंगा जबकि उतनी डिजर्विंग नहीं है, उसको सिर्फ न्यूज रीडिंग करनी आती है, अचानक टेलीप्रॉम्प्टर हैंग कर जाए तो अपने आप नहीं बन सकती, मतलब उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन बॉस फिर भी उसको बढ़ावा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बॉस का स्वार्थ है। उधर लड़की का ये स्वार्थ है कि हाँ भाई चलो मैं इसी बहाने टीवी पे आऊंगी और वही मेरा ड्रीम है, मुझे वही करना है। और वैसे भी बता दूं, आजकल की जनरेशन के लिए, यूथ के लिए, मुझे लगता है कि ये सब जो रिलेशंस हैं, टाइम पास है, ये सब ज्यादा मायने नहीं रखते। ये मतलब वो उनको लगता है दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज आवर लाइफ, व्हाई एनीवन हैज द राइट टू डिस्टर्ब मी, है ना? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, तुम कौन हो मुझे कहने वाले? तो भाई एडल्ट हो, समझदार हो, आप खुद है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियां बहुत सेफ हैं और लड़कियां इस फील्ड में बहुत अच्छा भी कर रही हैं। जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आपका अपना प्लेटफॉर्म इतना अच्छा कर रहा है, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। जो अच्छी लड़कियां हैं, टैलेंटेड लड़कियां हैं, उनके लिए भी बहुत स्कोप है, और जो शॉर्टकट वाली लड़कियां हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरा सजेशन यही है कि ऑलवेज फोकस ऑन योर टैलेंट, है ना? किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो। और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये खुला आसमान है यार। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको छोड़ो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करो। हालांकि हर ऑर्गेनाइजेशन में मोर एंड लेस कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आप पे डिपेंड करता है। और ये मैं जज भी किसी को नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी लड़की को लगता है कि हाँ इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, दीपिका पादुकोण का एक वीडियो आया था कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, प्रियंका चोपड़ा ने तो एक बयान दिया था। ये सब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं, इनके लाखों में फैन फॉलोइंग है। तो प्रियंका चोपड़ा का मुझे बयान याद आ रहा है कि मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकती हूँ बजाय बच्चा पैदा करने के। यानी एक तरीके से वो डिमीन कर रही है अपने सहयोगी को, अपने साथी को, जो कि मेल है, जबकि वो भूल गई कि जो है इस संसार में प्रकृति ने मेल और फीमेल को दोनों को इक्वल बनाया है। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतियोगी नहीं है। इनको आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, इनको आपस में प्यार से रहना है। इसीलिए प्रॉब्लम होती है, फेक फेमिनिज्म आ गया है कि जब तक आप डिमीन ना करें, कोई भी हो, मेल है तो फीमेल को डिमीन कर रहा है, फीमेल है तो मेल को डिमीन कर रही है। ऐसा क्यों करो? आप एक दूसरे की हेल्प करो ना, एक दूसरे को प्रमोट करो बजाय इसके एक दूसरे को नीचा दिखाने के। तो मुझे लगता है ये हर इंडस्ट्री में होता है। लेकिन अगर लड़की समझदार है, टैलेंटेड है, तो वो समझौते पर काम नहीं करती है, वो समझौते पर सफलता लेना पसंद नहीं करेगी, वो अपने टैलेंट के बलबूते ही सक्सेस होना चाहेगी। मेल फीमेल की बात आई है तो कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री फीमेल को ज्यादा लेती है, अगर एंकर है तो उसको एज कम्पेयर टू मेल। वो कितना सच है? ये भी सच है। देखो वो डिपेंड करता है जो है जो एडिटर है, जो बॉस है, जो आपको सिलेक्ट करता है। देखो ये तो सच है कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं, लड़कियां जो है स्क्रीन पर आती हैं जब, तो लोग उनको ज्यादा देखना पसंद करते हैं, है ना? एक नेचुरल सा अट्रैक्शन होता है गर्ल्स में, और जाहिर सी बात है कि वैसा प्रोग्राम है तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। नई नई लड़कियां एंकरिंग कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा यही कहना है कि आप किसी को उसके लुक के बेसिस पर जज मत करो कि स्क्रीन पर ये कैसा दिख रही है। वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? वो बोल क्या रही है, उसके अंदर टैलेंट कितना है, तो उसके बेसिस पर है। बाकी आपकी बात सच है कि ज्यादातर जो है एंकर्स फीमेल्स ही होती हैं। भाई मेल के एंकर नहीं होते, गिनती के मेल होंगे, ज्यादातर फीमेल्स होंगी। तो फीमेल में टैलेंट होता है, फीमेल को मौके ज्यादा मिलते हैं, ये बात सच है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये थिंकिंग से भी जुड़ा हुआ है मसला। आपकी सोच क्या है? ज्यादातर बॉसेस की सोच ये रहती है कि अगर ये लड़की है, एंटरटेनमेंट का अच्छा करेगी, चलो इसको एंटरटेनमेंट का कोई भी अभी शो दे दो,
या अभी कोई फिल्म प्रमोशन के लिए आया है, उसका इंटरव्यू करना है, जो स्टार कास्ट है, हीरो हीरोइन है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो इसका इंटरव्यू ये लड़की अच्छा करेगी, जबकि लड़का भी अच्छा कर सकता है। हाँ। एक लड़के को भी इंटरटेनमेंट की अच्छी नॉलेज हो सकती है। तो आप दूसरी खुद तरफ एक एंकर है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल नहीं, ये किया। अच्छा सवाल है आपका। तो मेरा तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक बार एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी एक चैनल में, तो वहाँ पर मुझे ये बोला गया कि आप इस लड़की को रखिए ना एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने कहा नहीं सर, वो पॉलिटिक्स में अच्छा करती है, उसको जाने दीजिए, राजनाथ सिंह का इंटरव्यू वगैरह लेना था। और वो लड़की यकीनन उसकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थी, क्योंकि उसका लुक अच्छा था, तो उसको ये लगा कि नहीं, मैं एंटरटेनमेंट का मुझे डालना है, और क्योंकि लड़की समझदार है, उसको जो काम दिया जाएगा हम वो काम करेंगे, यही एक थिंकिंग होती है। तो बॉस जो थे एडिटोरियल मीटिंग में, वो जबरदस्ती उसको पॉलिटिकल बीट से हटा के एंटरटेनमेंट में डाल रहे थे। वहीं एक लड़का था जो कि कहता था, मैं सर मुझे एंटरटेनमेंट का शो दीजिए, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। तुम क्या बनाओगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, जाओ तुम दूसरा जो है कुछ प्रोग्राम बनाओ, क्राइम वाले उसमें करो, क्योंकि उसका लुक थोड़ा सा जो है वैसा था। तो कहने का मतलब, ये लुक के बेसिस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। देखो, जेंडर के बेसिस पर हमें बायस्ड नहीं, लड़के भी अच्छा करते हैं, लड़कियां भी अच्छी करती हैं, हमें दोनों को समान मौके देने हैं और उनके टैलेंट के बेसिस पर देने हैं। किसी जुगाड़ के बेसिस पर, किसी जी हुजूरी की बेसिस पर, चाटुकारिता के आधार पर, या मेरी फेवरेट है, या कोई लड़कियां भी आजकल बहुत स्मार्ट होती हैं, हाँ। वो जानबूझ के ऐसा बन-ठन के आएंगी और ग्लैमरस ड्रेस में आएंगी, ताकि वो जो बॉस है वो अट्रैक्ट हो, वो उसको मौका दे। ये सारी चीजें शॉर्टकट है, मुझे लगता है इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा करना चाहिए, और जेंडर के आधार पर भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अगर जर्नलिज्म की बात करें तो हर कोई, ये सबके दिमाग में सिर्फ दो चीजें आती है, ऑन कैमरा काम करना, या तो एंकर या तो रिपोर्टर। बिल्कुल। लेकिन जर्नलिज्म की फील्ड में कितने ऐसी जगह पे है जहाँ पे आने वाले जो जर्नलिस्ट है वो काम कर सकते हैं, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जर्नलिज्म में सिर्फ दो चीजें नहीं होती, एंकर या रिपोर्टर, और भी कई तरह की चीजें होती है। तो वो आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बता बिल्कुल, दीजिए। जैसा कि मैंने आपके प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया था कि जब मेरी जर्नी वाला सवाल था आपका, कि ऐसा है कि सिर्फ़ एंकर और रिपोर्टर ही जर्नलिज़्म में नहीं होते। वीडियो एडिटर होते हैं, आजकल तो कंटेंट राइटर आ गए हैं, क्योंकि हर एक मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन की अपनी वेबसाइट, अब ज़ाहिर-सी बात है अपनी वेबसाइट है, तो उसमें भी आपका न्यूज़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपको ऑन कैमरा करना है कि ऑफ कैमरा करना है। अगर ऑन कैमरा करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ही कोर्स करके कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, तुरंत आपको एज़ ए एंकर मौका मिल जाए। तो वहाँ पर बड़ा सवाल है कि आपको पहले इंटर्नशिप मिले, इसके बाद आपको पेड जॉब मिले। आपका फ़ोकस जॉब पर होना चाहिए, आपका आपका फ़ोकस होना चाहिए कि हमें ब्रेक कितनी जल्दी मिल जाए, ताकि आप अपने करियर की स्टार्टिंग कर सकें। तो अगर आपको ऑफ कैमरा भी काम मिल रहा है, कंटेंट राइटिंग का काम मिल रहा है, वीडियो एडिटिंग का काम मिल रहा है, जो भी काम मिल रहा है, उसमें एक अपना बेस्ट दीजिए। इसके बाद धीरे-धीरे मौके अपने आप बनते चले जाते हैं। ऑन कैमरा भी बहुत स्कोप है, ऑफ कैमरा वीडियो एडिटर हो गया, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो गया, बहुत से आजकल कैमरा पर्सन हैं, बिना कैमरा के तो कोई काम ही नहीं होता है मीडिया में, खास तौर पे टीवी मीडिया में। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे ऑन कैमरा हो, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि ऑन कैमरा से ज़्यादा स्कोप ऑफ कैमरा में है। आप इसका फ़िल्मों से एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, फ़िल्मों में कितने एक्टर, एक्ट्रेस या फिर वो होते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गिनती के होते हैं कि एक प्रोड्यूसर होगा, एक डायरेक्टर होगा, 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन अगर अब उसकी कभी उसका वो देखिए लास्ट में जो क्रेडिट लाइन आती है, स्पॉट बॉय हो, टेक्नीशियन हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन सबके नाम ही तो आते हैं नाम उसमें। आते हैं, जी। लेकिन उसमें कितना स्कोप है, राइटर हो गए, स्टोरी राइटर जो होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर होते हैं, है ना? डीओपी होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, या फिर कैमरा पर्सन हो गया। तो मुझे लगता है ऑफ कैमरा ज़्यादा स्कोप है। मीडिया एजुकेशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे-जैसे मीडिया में करियर की संभावनाएँ बढ़ी हैं, ख़ास तौर पे जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो उस समय टीवी नया-नया आया था, और पहले तो केवल डीडी ही हुआ करता था, दूरदर्शन। हाँ। बाद में आज तक आया, जी न्यूज़ आया, बहुत से न्यूज़ चैनल आए, जैन टीवी पहला चैनल था, वो आया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि टीवी पे काम करना था, इस वजह से आपको टीवी की पढ़ाई करनी थी। तो मीडिया एजुकेशन इसीलिए ज़्यादा उसकी डिमांड होने लग गई, क्योंकि मीडिया ग्रूम कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। नया-नया एंकर और रिपोर्टर्स आ रहे थे, लोग टीवी पे देख रहे थे। आज अभी कोई खबर हुई, तो अभी वो खबर टीवी पे हमें देखने को मिल गई। आपको 1 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि अगले दिन अखबार आएगा, तब छपेगा, तब पढ़ोगे। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है वहाँ से मीडिया एजुकेशन में थोड़ा-सा बूम आया। आजकल तो बहुत है, लगभग हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ पर मीडिया के कोर्सेज़ चलाए जाते हैं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स होता है, पीजी डिप्लोमा होता है। तो मीडिया एजुकेशन में भी बहुत ही अच्छा स्कोप है, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में आने से पहले आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी चाहिए।
आपकी जो बेसिक्स हैं, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि जो चीज़ क्लासरूम में आपको थ्योरेटिकली सिखाई जाएगी या प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी, वो भले मेन स्ट्रीम मीडिया में, इंडस्ट्री में ना होता हो, लेकिन वो आपकी बुनियाद को मजबूत करेगी। तो आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगी, तो दूर तक आप जाएँगे। इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया एजुकेशन में भी बहुत स्कोप है। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे है कि आपने एक बुक लिखी थी, आपका एक उसमें चीज़ थी कि क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ चैनल, ये आपने क्या सोच के लिखी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने यही सोच के लिखी कि आजकल इतना क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों है? सोशल मीडिया में लोग क्यों इतना ज़्यादा टीवी चैनल्स या टीवी के कुछ एंकर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो विश्वसनीयता का संकट हमारे टीवी के सामने है। तो और ये दूसरा एक रीज़न ये था कि जो मेरी पीएचडी है वो टीवी पे ही है, और टीवी में मैंने चूँकि काम किया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दिल और दिमाग 2 चीज़ें होती हैं ना। तो मेरा दिल ऑल इंडिया रेडियो है। मैंने रेडियो में बहुत काम किया है, अनाउंसर के तौर पर, न्यूज़ रीडर के तौर पर, एडिटर के तौर पर, एज़ ए कैजुअल बेसिस पर। और तो वहीं जो मेरा दिमाग है वो टीवी, क्योंकि टीवी में तो मेरा पूरा करियर ही रहा है। इसलिए मेरा पीएचडी का टॉपिक यही था कि क्रेडिबिलिटी ऑफ टीवी न्यूज़ चैनल्स इन इंडिया एंड एनालिसिस ऑफ डेली एनसीआर बेस्ड न्यूज़ चैनल्स। तो फिर बाद में मैंने पूरी थीसिस को जब हो गया सारी चीज़ें, तो फिर मुझे लगा इस पे एक किताब लिखनी चाहिए। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड किताब, क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ चैनल। इसमें मैंने ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार न्यूज़ चैनल की क्रेडिबिलिटी कम क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, और इस पर दर्शकों का क्या कहना है, ऑडियंस का ओपिनियन क्या है जी। वहीं पर जो एक्सपर्ट हैं, यानी जो जिन्होंने टीवी मीडिया में लंबा समय दिया है, कमर वहीद नकवी साहब का मुझे नाम याद आ रहा है, वो आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा आज तक को चैनल जब ये लॉन्च हो रहा था, तो ये था कि नाम क्या रखे, अरुण पुरी साहब के सामने, इंडिया टुडे के जो ओनर हैं, तो ये उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम इसको आज तक रख सकते हैं। और देखिए कमाल, आज की तारीख में आज तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का सबसे नंबर 1 चैनल है, पॉपुलर चैनल है, उसके बहुत से अपने डिजिटल चैनल हैं, स्पोर्ट्स तक, यूपी तक, ये तक, वो तक, उसमें सब जो क्या है वो सब आप जैसे लोग ही वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लड़के हों लड़कियां हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है, सुविधाएं दी जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी न्यूज़ चैनल्स की डाउन हुई थी, अभी भी है, और मुझे लगता है लगातार क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। तो इस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के रिस्पॉन्सिबल कौन है, और ये क्रेडिबिलिटी कैसे गेन हो, लोगों तक अच्छी खबर पहुंचे, सच्ची खबर पहुंचे, विश्वसनीयता का संकट मीडिया के सामने ना रहे, इस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किताब लिखी। आपकी सर बुक के बारे में इतनी सारी बातें सुन ली है, मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं आपकी बुक पढूं, और मैं अपने व्यूअर से भी ये गुजारिश करूंगी कि वो भी सर की बुक जाके जरूर पढ़े, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पर भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। साथ ही चलते चलते सर मैं आपसे एक चीज और बोलूंगी कि हमारे व्यूअर्स को या हमारे जो आने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन तक आप अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? एक फिल्म आई थी, शायद फिल्म का नाम डर्टी पिक्चर था, और उसमें क्या एक डायलॉग था कि किसी मूवी को अगर सुपरहिट बनाना है तो उसमें 3 चीजें चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से मेरा ये मैसेज है अपने सारे आपके जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर उनको मीडिया में आना है, मीडिया में अपना करियर बनाना है, तो सिर्फ 3 चीजें आपको आनी चाहिए, वो बहुत ही बेसिक है, सबको आती है। लिखना, पढ़ना और बोलना। आपको लिखिए, कुछ भी लिखिए। आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको बता दूं कि मीडिया एक ऐसा फील्ड है करियर का जहां पे सबसे ज्यादा वैरायटी देखी है। मतलब आप कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो चंद्रयान भेज रहा है, कभी आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कभी पॉलिटिक्स तो करते ही, एंटरटेनमेंट तो करते हैं, आप जनरल करते हैं कि किसी एक ऐसे जो मोची वाला है उसकी लड़की ने आईआईटी क्रैक कर दिया, यूपीएससी क्रैक कर दिया, आप कभी उसका इंटरव्यू लेने। तो कहने का मतलब इतनी वैरायटी बड़ा फील्ड है ये, कि इसमें आपका मतलब दिल बिल्कुल मन लगा के काम करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर एंटरटेनमेंट पे इंटरेस्ट है तो आप राज कपूर के बारे में लिखिए, राज कपूर से लेके करीना कपूर के बारे में जो भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में लिखिए, सोशल मीडिया के बारे में लिखिए। लिखना आना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे फिर मैंने आपको कहा कि पढ़ना, आप पढ़िए नई नई चीजें। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप देखिए कि आज देश में आपातकाल क्यों लगा, आजकल अघोषित आपातकाल क्यों कहा जाता है, बहुत मुद्दा भी उठाता भी है आपातकाल बिल्कुल मुद्दा उठाता। तो आप ये देखिए कि आजकल की जनरेशन में प्रॉब्लम ये हो गई है निशा, कि लोग
पढ़ना नहीं पढ़ना चाहते। नहीं चाहते हैं। वो जो मैंने तीसरा स्टेप बताया है ना, बोलना, हम्म। बोलने को खूब कह दो, हिंदी हाँ। इंग्लिश जिसमें कहो ना तो खूब बोलते रहेंगे ऐसे हाँ। लेकिन बोलना मैंने जानबूझ के थर्ड पॉइंट पे रखा है। मैंने बताया ना कि 3 एलिमेंट होने चाहिए। पहला है लिखना, क्योंकि लोगों को लिखने की, पेन से लिखने की आदत रही नहीं। तो कहने का मतलब है आप शायरी लिखिए, आप कहानियां लिखिए, आप जो एंटरटेन, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, किसी जो फिल्म आप देख के आते हैं उस फिल्म का रिव्यू लिखिए, उसको चेक कराइए अपने टीचर से या जो भी जानकार लोग हैं। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, और लिखने में एक सबसे सिंपल फार्मूला जो न्यूज के लिए खासतौर पे बेहद अच्छा माना जाता है, किस फार्मूला, KISS, यानी कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखिए, कॉमन स्पोकन वर्ड्स लिखिए, और फिर दूसरे नंबर पे मैंने बताया पढ़िए। आप पढ़ने की आदत डालिए। हर दिन सोने से पहले कोई ना कोई बुक आपको जरूर पढ़नी है, और पढ़ना मोबाइल पे नहीं, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, प्रॉपर बुक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे भी मैंने बताया बोलना। खास तौर पे अगर आपको कैमरे के सामने आना है तो आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। आपका प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, रीजनल टच, ये सब नहीं होना चाहिए। नुक्ता वाले जो शब्द हैं उनकी आप लिख लीजिए, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगर ये बेसिक चीजें आपको आती हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो यकीन मानिए मीडिया के आसमान में आप चमकते सितारे जरूर बनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची है वो भी आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में, एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल के लिए अरुणेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक अपनी बातें, अपने विचार और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार हम फिर दोबारा एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू।